हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम लोग आरसीसी का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें 1300 प्लस क्वेश्चन है। 1300 प्लस एमसीक्यू है, जिसमें से अभी हम लोगों का 240 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग करेंगे 241 से 260 तक का क्वेश्चन करेंगे। इतना क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो ये जो भी क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को जरूर करना चाहिए। यदि आप लोग आरसीसी पूरा पढ़ के रख चुके हैं अपने नोट्स से, तो एक बार इसको जितने भी क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ उसको करते जाइए, ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर होते जाए। और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो इससे पता चलते जाएगा कि प्रीवियस जो भी जेई या एई एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और एक बात और बता देता हूँ कि यदि आप लोग यह वीडियो देख के लाइक नहीं करते तो लाइक कर दिया करिए, ताकि वीडियो बनाने में मुझे अच्छा लगे। और कमेंट करके बताया करें कि वीडियो कैसा लगा। और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। इसमें सभी जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैं पूरा कराऊंगा। अभी आरसीसी और सॉइल मैकेनिक्स चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। दो सब्जेक्ट को मैं पैरेलल लेके चल रहा हूँ ताकि दोनों सब्जेक्ट एक साथ कंप्लीट हो सके। जैसे ही ये सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे मैं दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट करूंगा। तो ऐसे करते करते हम लोग सारा सब्जेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। 241 नंबर का क्वेश्चन है, द मिनिमम कंक्रीट कवर फॉर रेनफोर्समेंट अंडर सी वाटर शुड बी। तो इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सी वाटर के अंदर में हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो उसके लिए मिनिमम कंक्रीट कवर कितना प्रोवाइड करेंगे। तो कंक्रीट कवर के बारे में पहले बताया था कि किसके लिए कितना प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सी वाटर के लिए पूछा है, और सी वाटर के लिए पूछा है तो उसके लिए होता है 75 mm कवर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इससे कम नहीं प्रोवाइड करते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा 75 mm। यदि हम लोग बीम उम की बात कर ली जाए तो बीम में हम लोग 25 mm कवर प्रोवाइड करते हैं, और कॉलम में हम लोग 40 mm कवर प्रोवाइड करते हैं, और फाउंडेशन में 75 mm प्रोवाइड करते हैं। और स्लैब की बात करें तो उसमें 15 से 20 mm हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आप चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द परसेंटेज ऑफ स्टील एज पर आई एस रिकमेंडेशन इन कंप्रेशन शुड नॉट एग्जिस्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अपने को बताना है कि कंप्रेशन के कंडीशन में परसेंटेज ऑफ स्टील किससे अधिक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना लेते हैं कंप्रेसिबल के कंडीशन में, कंप्रेशन के कंडीशन में। तो मैं टेंशन और कंप्रेशन का पहले बताया था, तो उसको एक बार और देख लेते हैं कि कितना लेते हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है। तो टेंशन के लिए हम लोग कितना मैक्सिमम स्टील यूज करते हैं, 4% ऑफ बी। और कंप्रेशन के लिए 4% ऑफ बी, दोनों के लिए सेम है। तो ये वैल्यू याद करना आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। दोनों वैल्यू याद रहना चाहिए कि कंप्रेशन के लिए कितना लेते हैं और टेंशन के लिए कितना लेते हैं। यदि दोनों के कंडीशन के लिए पूछ दिया जाए, टोटल रेनफोर्समेंट इन टेंशन एंड कंप्रेशन, टेंशन और कंप्रेशन दोनों के लिए पूछ दे, तो उसके लिए हम लोग 8% ऑफ बी डी इतना मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी मैं बताया कि कंप्रेशन के लिए मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा 4%। और 4% कितना होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केस कोइंसाइड विथ द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है, किसी का न्यूट्रल एक्सिस है कोई बीम का, और जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है, दोनों एक ही है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो उस सेक्शन को हम लोग कौन सा सेक्शन बोलेंगे। यदि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस दोनों बराबर हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस सेक्शन बोलते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और यदि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस छोटा है किससे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से,
तो उसको बोलेंगे अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन। और यदि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बड़ा है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा बैलेंस सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following statement is correct regarding the working state design of under reinforcement concrete section? तो इसमें हम लोगों को क्या बताना है, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन के कंडीशन में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट देख सकते हो कि द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ विल बी ग्रेटर देन ऑफ ए बैलेंस सेक्शन। तो ये गलत हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस जो होता है उससे बैलेंस सेक्शन के न्यूट्रल एक्सिस से कम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। और सेकेंड स्टेटमेंट है द स्ट्रेस इन स्टील इन टेंसल विल रीच इट्स मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू फर्स्ट। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो टेंशन है वो अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे पहले पहुंच जाता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन सी में क्या है, द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी लेस देन दैट ऑफ बैलेंस सेक्शन। तो इसका ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। compared to working stress method of design, to what level is concrete take by limit state method? यदि हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड से कंपैरिजन करें लिमिट स्टेट मेथड का, तो उसमें जो स्ट्रेस लेवल होता है वो हायर होता है। किसमें हायर होता है, लिमिट स्टेट में, क्योंकि हम लोग जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है उसको हम लोग दोनों साइड लेके चलते हैं, इसलिए इसका जो भी स्ट्रेस लेवल होता है वो हायर होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। ऑप्शन ए में आप लोग देख सकते हो कि ए हायर स्ट्रेस लेवल, तो इसका ए ही करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बैलेंस सेक्शन इज कॉल्ड। अब देखो कोई बैलेंस सेक्शन है तो उसके न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग क्या बोल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो कि बैलेंस्ड न्यूट्रल एक्सिस, ऑप्शन बी है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ऑप्शन सी है इक्विवेलेंट न्यूट्रल एक्सिस। तो हम लोग इस तीनों नाम से इसको हम लोग बोल सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। The maximum depth of neutral axis in RC beam section in which Fe415 grade steel has been used is। तो इसमें हम लोगों को क्या देखना है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं वो देखना है, और कौन सा ग्रेड के लिए, Fe415 ग्रेड के लिए अपने को न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। और यहाँ पर जो डी है वो इफेक्टिव डेप्थ है, बीम का इफेक्टिव डेप्थ है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहले देख लेते हैं कि जो न्यूट्रल एक्सिस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है और कौन से स्टील के ग्रेड के लिए कितना लेते हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि न्यूट्रल एक्सिस निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पर Fe250 और यहाँ पर Fe415 और यहाँ पर 500 के लिए दिया हुआ है, सभी कंडीशन के लिए अलग अलग दिया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल भी आता है और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, तो तीनों को आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक्स यू मैक्सिमम है वो क्या है, मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस है। तो यदि हम लोग डी को इधर ले जाएं तो कितना हो जाएगा, 0.53 डी हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं तीनों को आप लोग। तो अपने को किसके लिए पूछा है, Fe415 के लिए पूछा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक्स यू मैक्सिमम कितना होगा, 0.48 डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एसएससी में भी आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर एसएससी में लिख के रखा हूँ। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हो कि Fe415 के लिए पूछा है, तो अभी मैं बताया कि Fe415 के लिए कितना होता है, 0.48 डी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा 0.48 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेडियस ऑफ ए बार बेंट टू फॉर्म ए हुक शुड नॉट बी लेस देन। तो हम लोग किसी बार को हुक
के फॉर्म में हम लोग बेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए जो रेडियस होता है, रेडियस होगा वो किससे कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि रेडियस और डाया कितने से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो कि द रेडियस ऑफ हुक, रेडियस ऑफ हुक दिया हुआ, यहाँ पर एन एस दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एन जो है वो क्या है, यहाँ पर देख सकते हो एन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है और एन इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। तो जो 2 है वो प्लेन माइल्ड स्टील के लिए, अगर माइल्ड स्टील के लिए पूछा जाए तो उसके लिए एन के जगह में 2 हो जाएगा, और एच वाई एस डी बार के लिए पूछा जाए तो एन के जगह में 4 हो जाएगा। और यहाँ पर एस जो है वो है डाया ऑफ बार है। तो यदि मान लो माइल्ड स्टील के लिए पूछ रहे हैं तो अपना क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। ठीक है, और यदि एच वाई एस डी बार के लिए पूछे तो 4s हो जाएगा। तो दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। और यदि डाया की बात करें, अगर डाया पूछ देता तो डाया कितना हो जाता है, माइल्ड स्टील के लिए 4s हो जाता। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताया कि रेडियस ऑफ बार कितना होगा, रेडियस कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ट्विक द डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू मैन रेनफोर्समेंट बार शुड बी। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं हम लोग, तो उसके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना मिनिमम होना चाहिए ये बताना है। तो जो मान लो ये दोनों मेन बार है तो इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, या तो ये जो बार का डायामीटर है, लार्जर बार का डायामीटर जो भी रहेगा वो होना चाहिए, या तो फिर जो कोर्स एग्रीगेट होता है उसके साइज में, मान लो यदि 20 mm का हम लोग एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें +5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये 25 और क्या बोलते हैं बार का साइज, बार का साइज मतलब जो डाया है उसमें से जो भी लार्जर रहेगा उसको हम लोग मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेके चलेंगे, उससे कम मतलब डिस्टेंस नहीं देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन ए दिया हुआ है, डिस्टेंस डायमीटर ऑफ द लार्जर बार और 5 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है डायमीटर ऑफ लार्जर बार, तो लार्जर बार का डायमीटर और जो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, एग्रीगेट का जो मैक्सिमम साइज है उसमें 5 ऐड करके, तो ये दोनों में से यदि जो भी मैक्सिमम रहेगा, जो भी मैक्सिमम आएगा वैल्यू जिसका, तो उसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे किसके लिए, मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रेड ऑफ स्टील इज डिजाइनेटेड एस एफ ई 415 इफ। तो जो 415 होता है एफ ई, तो इसको किस बेसिस पे हम लोग डिजाइन करते हैं, किस बेसिस पे इसको ऐसा नाम दिया गया है, एफ ई 415 ऐसा नाम क्यों दिया गया है। तो जो एफ ई 415 है 415, वो ये स्टील का करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। तो इसी वजह से इसको एफ ई 415 हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो उसका करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 415 होता है, इस कारण हम लोग जो ग्रेड होता है उसको एफ ई 415 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए रेक्टेंगुलर बीम 20 centimeter wide is subjected to a maximum shearing force of 10,000 kg, the corresponding maximum shear stress being 30 kg per centimeter square, the depth of the beam। तो इस क्वेश्चन में अपने को डेप्थ ऑफ बीम निकालना है, और अपने को क्या दिया है, बिट्स दिया हुआ है, और उसमें मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना लग रहा है वो दिया हुआ है, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है वो भी दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे निकालते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर दिया हुआ है टाउ भी, और टाउ भी क्या है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है, और यहाँ पर जो भी यू दिया है वो शेयर फोर्स है,
और बी डी यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कि बी क्या है, यहाँ पर विड्थ ऑफ बीम है और डी क्या है, डेप्थ और बीम है। तो डेप्थ निकालेंगे हम लोग, डेप्थ निकालना है अपने को, तो हम लोग इसको डेप्थ देख सकते हो, डेप्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी यू बाई में टाउ वी बी हो जाएगा। तो ये सब का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, तो सब का वैल्यू पुट हम लोग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16.67 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पुट करके एक बार देख सकते हैं, कैलकुलेट करके इतना आंसर आएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हो कि डेप्थ अपना कितना होगा, तो अभी मैं बताया कि 16.67 सेंटीमीटर आएगा उसका आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू। तो जब भी हम लोग आरसीसी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट होता है उसको कितना लिमिट किया गया है, मतलब कितना सीमित किया गया है। तो हम लोग आरसीसी के लिए 25 से अधिक का कोर्स एग्रीगेट यूज नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख सकते हो कि 25 दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If a reinforced concrete beam will crack if tensile stress set up in the concrete below the neutral axis is। तो इसमें हम लोगों को क्या बोल रहा है कि जो बीम है तो उसके न्यूट्रल एक्सिस में यदि क्रैक हो रहा है तो किस वजह से क्रैक हो रहा है, ये हम लोगों को बताना है। तो वो क्रैक कब होगा, जब उसका परमिसिबल स्ट्रेस अधिक हो जाएगा। तो परमिसिबल स्ट्रेस जो है वो अधिक हो जाएगा तभी उसके न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्रैक डेवलप हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा मोर देन द परमिसिबल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फुल्ली प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम मीन्स। तो कोई कंक्रीट बीम है वो फुल्ली स्ट्रेस्ड है, तो इसका मतलब क्या है। तो इसका क्या मतलब होगा आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी कोई बीम है वो फुल्ली स्ट्रेस होगा तो जो उसमें जो भी वर्किंग लोड लग रहा है, जो भी लोड लग रहा है वो कम्प्लीटली रजिस्ट कर ले रहा है। जो प्री स्ट्रेस फोर्स है वो कम्प्लीटली रजिस्ट कर रहा है, तभी वो फुल्ली स्ट्रेस पे होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है नॉन टेंशन इन परमिटेड इन द बीम, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है नो क्रैकिंग इज परमिटेड इन द बीम, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है वर्किंग लोड आर कम्प्लीटली रजिस्टेड बाई द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जितना भी वर्किंग लोड लग रहा है उसको प्री स्ट्रेस फोर्स जो है वो रजिस्ट कर ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ। तो जो हम लोग बीम में शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो वो किसके फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो स्टीरअप बार होता है, स्टीरअप ऐसे करके हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मान लो यहाँ पर मेन बार है तो उसके साइड में हम लोग जो बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसको स्टीरअप बार बोलते हैं। तो अपने को शेयर एनफोर्समेंट किस फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं वो बताना है। तो हम लोग जो शेयर एनफोर्समेंट है उसको हम लोग वर्टिकल बार के रूप में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इंक्लाइंड बार भी के रूप में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और कंबाइंड वर्टिकल और इंक्लाइन दोनों में हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका तीनों करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, एनी वन ऑफ एबव। मतलब इस ऊपर में जो दिया है उसमें से किसी एक कंडीशन को ही हम लोग कर सकते हैं। और बेंटअप बार को भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं शेयर रेनफोर्स के रूप में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट फॉर M20 ग्रेड इज। तो इसमें हम लोगों को बताना है M20 ग्रेड के लिए परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस कितना होता है।
तो ये मैं पहले भी बताया हूँ कि बेंडिंग स्ट्रेस के लिए कितना होता है और डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए भी कितना होता है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि बेंडिंग कंप्रेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन का दिया हुआ है, और इधर हम लोगों का ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा है, M20 के लिए बेंडिंग कंप्रेशन के लिए पूछा हुआ है। तो यहाँ पर बेंडिंग कंप्रेशन में देख सकते हो कि इसका वैल्यू हो जाएगा 7, और डायरेक्ट कंप्रेशन की बात करें तो उसके लिए हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये चार्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चार्ट है, क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग इससे। तो सारे वैल्यू जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग देख लीजिए रहे। और जो बेंडिंग कंप्रेशन होता है वो बीम के लिए यूज़ करते हैं, और डायरेक्ट कंप्रेशन होता है वो कॉलम के लिए यूज़ करते हैं। ये सब बातें आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में देख सकते हो कि किसके लिए पूछा है, M20 के लिए पूछा है। तो अभी मैं बताया कितना होता है, 7 N/mm² होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में, आप लोग देख सकते हो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज ड्यू टू। तो अपने को इसमें क्या बताना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ स्टील और कंक्रीट के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो किसके वजह से होता है, ये बताना है। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन ए है फ्रिक्शन, ऑप्शन बी है एडेशन, और ऑप्शन सी है बोथ फ्रिक्शन एंड एडेशन। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो बॉन्ड स्ट्रेस होता है वो डिपेंड करता है फ्रिक्शन और एडेशन दोनों के कारण ही जो उसमें बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। जैसे कि एडेशन की बात करें तो एडेशन फोर्स लगता है और फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। बोथ फ्रिक्शन एंड एडेशन दोनों के वजह से ही बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अलोवेबल टेंसाइल स्ट्रेस इन हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील स्टीरअप यूज्ड इन रेनफोर्स्ड सीमेंट इज Nm/mm²। तो इसमें क्या पूछा है, जो HYSD बार होता है, हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील, तो उसके लिए जो उसके लिए अलोवेबल अवेलेबल टेंसाइल स्ट्रेस कितना होता है, ये पूछ रहा है। तो कितना होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ ये वाला, कि जो HYSD के लिए अलोवेबल स्ट्रेस कितना होता है, और माइल्ड स्टील के लिए भी बता चुका हूँ। तो HYSD के लिए कितना होगा, 230 होता है। पहले बताया हूँ मैं ये सब चीज़ें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर देख सकते हो कि 230 दिया हुआ है, तो इसका 230 करेक्ट हो जाएगा। और माइल्ड माइल्ड स्टील के लिए कितना होता है, 140 होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों का 260 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और आगे का क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करते जाएंगे। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा रहा आज का क्वेश्चन, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस क्वेश्चन को देख सकें और अपना तैयारी जारी रख सकें। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।